सक्सेना के साथ पंजाब का एक और सबसे बड़ा मुकदमा हम आज फिर लेके हाजिर हैं। आमने सामने एसके सक्सेना के साथ पंजाब का एक और सबसे बड़ा मुकदमा हम आज फिर लेके हाजिर। हमारे आज की अदालत जनता की आमने सामने प्रोग्राम के मुख्य मेहमान श्री महेंद्र भगत, पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री महेंद्र भगत। आमने सामने के इस प्रोग्राम के जज की भूमिका निभाएंगे हमारे जलंधर के, पंजाब एंड हरियाणा के एडवोकेट श्री अनिल वर्मा जी। श्री अनिल वर्मा जी प्लीज कम बैक। आप देख रहे हैं अदालत जनता की आमने सामने पंजाब का एक और सबसे बड़ा मुकदमा आज हम फिर लेके हाजिर हुए हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मुख्य मेहमान हैं श्री महेंद्र भगत जी, पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर। उसके साथ हमारे आज के जो मुख्य अतिथि के तौर पे जज की भूमिका निभाएंगे वो है अनिल वर्मा जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बनाने जाते हैं अदालत जनता की आमने सामने प्रोग्राम में। हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे आज के जज अनिल वर्मा जी से इस प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहते हैं। आज का मुकदमा पेश किया आपका एक बार फिर से अदालत जनता की आमने सामने में स्वागत। आज मंत्री साहब बताएंगे कि बीजेपी से लेकर आप तक का सफर इनका कैसा रहा। मंत्री साहब आपका एक बार फिर से अदालत जनता की आमने सामने में स्वागत है। थैंक यू। आप पे इल्जाम है कि आप अपनी मन मर्जी वोट करते हैं। मैंने अपनी तरफ से तो कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें वही करना चाहिए जो दूसरों को पसंद आता। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैंने मन मर्जी तो कभी की नहीं, और अपनी मर्जी कभी नहीं करनी चाहिए, किसी को थोपनी नहीं चाहिए। वी मस्ट गो विद द अदर पीपल आल्सो, वही काम करें जो दूसरों को भी अच्छा लगे। भगत जी, आपका जो सफ़र रहा, सफ़र से पहले आपने स्टडी की पढ़ाई, वो आपका जो स्टडी का या जंपल था वो कहाँ का था? देखिए, जो आपने बात कही है मेरे जीवन के बारे में, हाउ आई स्टार्ट माई लाइफ, तो सबसे पहले भार्गव नगर से मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की प्रिलिमिनरी। उसके बाद कुछ समय के लिए मॉडल हाउस में, और उसके बाद साइंदा स्कूल में मैंने मैट्रिक तक एजुकेशन की। उसके बाद मैंने फिर आफ्टर दैट डीएवी कॉलेज में गया, वहाँ पर प्रेप की। और अगर मैं कहूँ अपनी जो सच्चाई है तो मेरी ज़िंदगी में एक सब लोग जो हैं कि मैंने मैट्रिक पास करने के बाद डीएवी कॉलेज में मैंने प्रेप का, उस समय 1 ईयर का होता था, वो आई स्टार्ट डीएवी कॉलेज। और उसके बाद मेरी उसमें कंपार्टमेंट आ गई डीएवी कॉलेज में, तो उसके बाद आई ज्वाइन इवनिंग कॉलेज, बीकॉम फर्स्ट ईयर। हमें तो लगा कि जैसे आपने बोला था कि मैं एक रही है कि मेरी एक रही है, जैसे आप रुक रहे थे हमें लगा कि आपकी वो रहेगी कि आपका कि शायद कि वो देखिए मेरी चक्कर चलने लगा था और पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा था, कंपार्टमेंट वैसे आ गया। हम वो सोच रहे थे। ये भी एक बहुत इत्तेफाक है, जैसा बैठे हैं सब लोग बैठे हैं, कि प्रेप भी सारी साल लगा दिया, कंपार्टमेंट आ गई। फिर उसके बाद बीकॉम का उस समय दाखिला मिलता था, वो भी कंपार्टमेंट भी पेपर देता रहा और बीकॉम फर्स्ट ईयर भी पढ़ता रहा।
जब बीकॉम फर्स्ट ईयर जब फाइनल होने लगा तो मेरी कंपार्टमेंट में क्लियर नहीं कर सका। तो जस्ट इमेजिन कि बीकॉम फर्स्ट ईयर से वापस मैं मैट्रिक पास में आ गया। तो फिर उसने सोचा मैं ये तो डबल आई वॉज एक अदर साइड बिजनेस में मेरा पिताजी के साथ काम कर रहा था, वो भी उस बिजनेस बढ़ रहा था। तो इधर जो ऐसा लगा, मैंने कहा फिर प्रेप करेंगे, फिर बीकॉम करेंगे, तो लंबा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी था शायद इतनी एजुकेशन मेरे हिस्से में आई है, इसलिए मैंने फिर देन आई ज्वाइन बिजनेस। बोला कि पिताजी के पास पैसा होता नहीं, पैसा नहीं था उसमें, तो वी वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम, पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी दैट टाइम, वी वर स्ट्रगलिंग। तो मैंने कहा हो सकता है मुझे अब बिजनेस की परिवार को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने उसमें अपनी मेहनत की लगातार। और उसके बाद मैंने ट्रैवल भी किया बिजनेस के लिए इंडिया में, और लगातार उसके बाद बाहर भी गया, फॉरेन में भी गया। सो ज़िंदगी में मोस्टली स्ट्रगल रहा, मगर आई ऑलवेज फील हैप्पी, मुझे कोई बर्डन नहीं लगा। तो फिर बीकॉम अभी तक क्लियर नहीं किया आपने? नहीं, मतलब मैट्रिक आई डिसाइड में जितना है ठीक है। अभी तो आप निश्चित से एक मिनट भी हो जानी थी क्लियर। नहीं, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। देखो, मैंने देखा कि लोग आफ्टर कि वहाँ से डिग्री ले लो, यहाँ से डिग्री ले लो, नहीं, ऐसे नहीं। बात अगर करना है तो सही करो, ताकि आजकल देखा है आपको सब लोग डिग्रियाँ पूछते हैं, तुम्हारी डिग्री कहाँ से है, उसको प्रूव करो। तो ना गलत डिग्री हो तो ना कोई चैलेंज करे, ना हमें खुद ही बताना पड़े कि मेरी डिग्री सही है। जो सही है तो सही है, पहले भी सही थी, आज भी सही है, जहाँ से मर्जी निकाल लो, जो है सो है। मैंने अपनी एजुकेशन मैट्रिक की है, तो ठीक है, हो सकता है तजर्बा जो है वो दूसरों से जो जिन्होंने बीए की है उससे भी ज़्यादा हो। एक पढ़ाई जो है, एजुकेशन इज नॉट जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम समाज में भी अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, समाज में मिलते हैं। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई जो है आपकी ज़िंदगी में पढ़ना इसलिए टू बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ। तो जब हम समाज में मिलते हैं, जो वो पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं, तो वो पढ़ाई लगातार काम आती है। दैट इज़ मोर ज़्यादा समय आपने पिताजी के साथ बिताया? हाँ, क्योंकि जो है माई फादर वॉज अलोन इन बिजनेस, तो उनको चाहिए था कोई साथी, तो मैंने ज्वाइन किया। वो साथी काला जी मिल गए। कौन जी? काला जी मिल गए वो साथी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपका नाम काला? निकनेम मेरा काला है। निकनेम जो परिवार की तरफ से भी काला है, तो जो है जो माँ बाप नाम डालते हैं, इट इज गिवन मतलब पेरेंट्स हमारा जो भी नाम, सबका जितना भी नाम है, सब लोगों का नाम उनके माँ बाप ने रखा है। तो छोटे होते हुए मुझे उन्होंने जैसे बुलाया, निकनेम हर का घर में नाम है, तो मेरा काला था, तो सबके काला। पिताजी का जन्म जहाँ का है या पाकिस्तान? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से पिताजी यहाँ पर कब आए? वो आए आफ्टर पार्टीशन, जब 47 में जो पार्टीशन हुआ था तब आए थे। तो पिताजी ने, आपके पिताजी ने, जिनका इस वक्त पूरे कैबिनेट में एक नाम है श्री चुनीलाल भगत जी, उन लोगों ने राजनीति में कदम कब रखा? एक्चुअली पहले तो वो जैसे उन्होंने आफ्टर पार्टीशन जब जलंधर में आए, तो वहाँ पर एज ए काम किया, मजदूरी की, जस्ट टू सर्वाइव। उसके बाद काम सीखा, यहाँ पर पानियर स्पोर्ट्स है, तो पानियर स्पोर्ट्स में उन्होंने काम सीखा, सीख कर फिर लगातार किसी के साथ काम किया। उसके बाद उनके मन में आया चलो हम थोड़ा सा काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा। उन्होंने अपने जो उनके उस्ताद थे श्री भगत लाभचंद जी, उनके साथ उन्होंने छोटा सा काम दोनों ने लगना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम फिर वो अलग हो गए, तो उन्होंने फिर अकेले काम किया। तो फिर हम छोटे बड़े हुए, साथ में साइंस स्कूल में पढ़ते भी थे, तो पढ़ते आफ्टर छुट्टी के बाद 1-2 बजे फिर हम फुल टाइम जाते थे काम में, जस्ट टू हेल्प, और रात को पिताजी के साथ आते थे। दिस इज माय लाइफ। आपका बीजेपी में एंट्री कब हुई? आपने बीजेपी में कब ज्वाइन? बीजेपी में एक्चुअली जो हमारा परिवार है, बेसिकली जो हमारे परिवार का एक फैसला था कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं जाना। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण था। हम देखते थे कि जो भी आदमी पॉलिटिक्स में जाता था, वो उसका काम जो करता होता था उस समय वो काम तो फेल होता था। क्योंकि अगर आप काम में ध्यान नहीं देंगे तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आप फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो हम लोग तो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पास तो रिस्क लेने का कोई था ही नहीं। रिस्क बोलते हैं जिसके पास कुछ हो, ही कैन टेक सम रिस्क। मेरे पास है, आई कैन मे बी सर्वाइव। तो हमने रिस्क लेने, हमने तय किया कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो
तो पिताजी ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया कि इसके साथ पार्टी में काम करना शुरू किया, और उन्होंने किया। पहले काम करना, शाम को 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने मीटिंग में कहीं जाना होता तो जाते थे। हमने सोचा कि पहले काम करना है, शाम पे 1-2 घंटा तक की तरफ नहीं, खाने पीने की पार्टी में कभी उनको तो आदत नहीं थी ऐसी, तो उन्होंने पहले काम करना, फिर कभी इतवार को कभी मीटिंग कर ली, चलो भाई, क्योंकि जो जैसे हम लोगों को, हम भी जो है साथियों कहते थे तुम थोड़ा सा समा पार्टी के लिए दो, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। पहले जनसंघ होता था इन द बिगिनिंग, बीजेपी बाद जनसंघ पार्टी नाम था, उन्होंने ज्वाइन किया, लगातार उसमें रहे, आस्ता आस्ता ये था काम करना मगर इलेक्शन नहीं लड़ना। तो उसके बाद फिर जो है बीजेपी बन गई, तो बीजेपी पता चले गए। तो ऐसे जब बाई डेट से जो पिताजी करते हैं उसको मगर कोई पॉलिटिक्स में करेंगे तो यू विल सपोर्ट टू द फादर, तो उसके लिए बीजेपी में लगे आस्ता आस्ता। मेरा तो 97 में जब पिताजी एमएलए फर्स्ट टाइम बने, तब भी उसके बाद वो लग गए तो एज एमएलए को काम करने लग पड़े, और मैंने अपने काम को ध्यान दिया। सो 2002 में जब पिताजी इलेक्शन लूज कर गए, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि उनको थोड़ा सा रेस्ट करो, तो हम कहीं आना जाना होता था, फिर मैं जाता था। तो देन फिर 2007 में जब फिर पिताजी एमएलए बने भगत जी, तो फिर मैंने उनके साथ थोड़ा सा जाना आना जाना शुरू किया, सोशल काम किया। उसमें मेरे छोटे भाई बड़े हो गए थे, वो काम को संभालने लगे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में परिवार को प्रायोरिटी दी फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी सब कुछ बाद में। पहले परिवार, माँ बाप है, भाई हैं, उनको लुक आफ्टर करना मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैं निभाता गया। जब भाई छोटे भी साथ में काम लग पड़े, फिर थोड़ा सा समय बना पिताजी के साथ चला। उसके बाद जब 2012 से 17 तक के साथ उनके सहयोग किया, और फिर 17 में इलेक्शन लड़ा। आई वॉज एक्टिव, 12 से 17 फिर मैं ज़्यादा एक्टिव हुआ था। लेकिन बीजेपी ने आपके पिता को कौन कौन से तोहफे दिए? बीजेपी और पिताजी ने अपनी ज़िंदगी का जो है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पार्टी का वर्कर होते हुए उन्होंने लंबा समय पार्टी की सेवा की। उसके बाद 1997 में पार्टी ने, हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते नहीं थे, इट वाज नॉट आवर माइंड, उन्होंने तैयार किया जो लीडर थे हमारे, मदनलाल खुराना जी, रामदेव टंडन जी, मधुमा मित्तल जी, उन्होंने प्रेरित किया कि अब जो है हम आपको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो फिर घर में बड़ा एक डिस्कशन हुआ कि क्या करना चाहिए। तो हमने कहा, हमने तय किया इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, पार्टी में काम करते रहेंगे। और उसके बाद जब सब लोगों ने कहा, तो पिताजी ने कहा अगर पार्टी में हैं, अगर पार्टी की बात नहीं मानते तब भी ठीक नहीं, अगर पार्टी कहती तो लड़ लेते हैं। देन इलेक्शन लड़ा पिताजी ने, और लेट्स से मैं कहूँगा उनकी किस्मत, उनकी लक अच्छी थी कि ऐसे हालात बने कि फर्स्ट टाइम जिस इंसान ने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, फर्स्ट टाइम इलेक्शन एमएलए का लड़ा, और ऐसे परमात्मा ने हालात बनाए कि वो उस समय जीत भी गए। जब पिताजी ने एमएलए के इलेक्शन के लिए उनको हाँ बोल दी, तब पिताजी के पीछे बीजेपी पार्टी ने सपोर्ट की थी कि जब आपको अपनी फाइनेंस की तरफ से अपने आप को सपोर्ट करनी पड़ी? नहीं, जब इलेक्शन लड़ा पार्टी जो है, हर पार्टी जो है आप जब इलेक्शन लड़ाती है अपने कैंडिडेट को, उसके साथ होती है। उसके बाद जो आदमी का पर्सनल समाज में जो रुतबा होता है, जो उसका स्टेटस होता है, वो भी काम करता है। सब कुछ, हर चीज़ काम। एमएलए के बाद पिताजी किस स्कूलों देते जाते पहुँचते थे? उसके बाद पिताजी ने फर्स्ट टाइम जो है 5 साल 97 से 2002 तक, उसके बाद जब 2007 में दोबारा जीते तो फिर भी पार्टी की सेवा करते रहे, और आखिर में जाकर तकरीबन अबाउट 9 महीने पहले उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया जब शफलिंग हुई कैबिनेट में, और 9 महीने उन्होंने एज ए डिप्टी स्पीकर काम किया। और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन जब आए तो फिर दोबारा फिर वो जीत गए थर्ड टाइम। तो देन पार्टी डिसाइड की इन्होंने तीसरी बार जीते हैं, सीनियर हैं, इनको जो है पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, इनको एज ए मिनिस्टर उन्होंने सेट किया और पार्टी का लीडर भी बनाया, हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। सो नेचुरली सो इट वर्क बोथ वे, पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया और मेरे पिताजी ने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा समय पार्टी को दिया। ठीक है।
तो इसलिए वही चलता रहा। फिर मैंने भी उसके बाद 2017 में मैंने इलेक्शन लड़ा बीजेपी की तरफ से, और मैंने बहुत मेहनत से काम किया, और उसके बाद लूज़ करके एज सब लोग लूज़ करके, मैं भी, मनोज कालिया भी, भंडारी जी भी, तो बहुत से सब काफ़ी लोग हार गए लूज़ करके। तो उसके बाद फिर दोबारा फिर मैंने 5 साल लगातार मैंने भी कोई बात नहीं, हार गए तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। देन आई वर्क हार्ड नेक्स्ट 5 ईयर। तो जब 2022 में फिर इलेक्शन हुए तो फिर हालात नॉट फेवरेबल, तो हम सब लोग हार गए, कालिया जी भी, भंडारी जी भी, मैं भी, तो हार गए। तो उसके बाद फिर भी हमने महसूस तो हुआ, हौसला नहीं छोड़ा। सेकंड टाइम को जब हुए तो आफ्टर डूइंग भी महसूस तो हुआ कि भाई जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार इतने लंबे समय से, तो इस बार भी हार गए हैं, तो महसूस हुआ, मगर फिर भी काम हम करते रहे, मेहनत करते रहेंगे, करते आगे चलते रहे। आफ्टर दैट 2 बार हारने के बाद भी फिर शुरू कर दिया, लोगों से मिलना गिलना शुरू किया, मगर मन में कहीं टीस थी कि जो है, उसके बाद जब 2 बार हार गए पार्टी के लिए, तब उसके बाद जब पार्टी में दोबारा फिर जब काम किया तो देखा कि पार्टी में कुछ चेंजेस बहुत आ गई। लॉट ऑफ पीपल कांग्रेस से छोड़कर तो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में जब आए पार्टी उनके साथ व्यवहार अलग किया, हमारे साथ अलग किया। जो ऑलरेडी पार्टी में हैं उनके साथ बिहेवियर अलग, और जो बाहर से आए हैं जिन्होंने पार्टी के लिए पहले कुछ भी नहीं किया, उनके साथ बिहेवियर अलग। देखिए, मोर रिस्पेक्ट टू द न्यू पीपल। तो हमने महसूस किया यार हम इतना लंबा मर रहे हैं, तो ये हमने अगर ऐसा करना तो फिर हम क्यों इतना क्या वी हैव टू डिसाइड समथिंग। मतलब ये आप बीजेपी में भी किसी पद पे रहे, कोई चेयरमैन कुछ ना कुछ ऐसी है आपको? मैं बीजेपी में जो था, पहले एससी मोर्चा में मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी काम शुरू किया जी। उसके बाद बीजेपी एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम किया, 2 बार लगातार संगठन में काम किया। संगठन में काम करने में मेहनत लगती है, तो मेहनत होती है, वो नहीं की कोई बात नहीं, लगातार दिल से काम किया। पहली बात तो मैं सही सच कहूँगा कि जो जब तक भाजपा में थे, लास्ट डे तक मैंने दिल से काम किया। कभी भी पार्टी में रहते हुए पार्टी से कोई पार्टी में दिलो जान से आपने अब तक काम किया, जब तक पार्टी में थे दिलो जान से काम किया। पार्टी के वेलफेयर थे, जब महसूस किया कि भाई नहीं ठीक हो सकता है कि हमें और रास्ता दिखना पड़ेगा चाहिए, तो फिर हम रास्ता क्या ये सच्चा सूत्रों के ताब के पिताजी डिप्टी स्पीकर रहे, तो पैसा बहुत कमाया। डिप्टी स्पीकर जो होता है, जो साथी बैठे हैं तो मालूम होगा कि डिप्टी स्पीकर के बाद पैसे वाला काम नहीं होता। डिप्टी स्पीकर जो होता है वो तो जो है क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी स्पीकर होता है। वो जब कहीं स्पीकर साहब कहीं जाएंगे तब डिप्टी स्पीकर की बारी वहाँ आती बैठने के लिए, ठीक है, अदरवाइज नो नथिंग टू डू। कैसे होता है? आपने आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या देखा कि ऐसे क्या गुण थे उनमें कि आपको आम आदमी पार्टी की तरफ आना पड़ा? देखिए सरदार जी, ऐसा है कि जो आपने सवाल किया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि मैंने आम आदमी पार्टी में क्या देखा। होता यह है कि एक इंसान की जो हो, कोई भी इंसान एज ए ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी वही करता है जो दूसरे करते हैं। मेजॉरिटी हमारे लॉ में भी और डेमोक्रेसी में भी यही है कि जिधर ज़्यादा लोग होंगे उसकी जीत होती है, और डेमोक्रेसी में उसी की जीत होती है, उसी की सारी बात होती है, सरकार भी उसी की बनती है। आजकल आपकी बात पे बढ़ाता हूँ कि वाकई में आजकल वही चल रहा है। किसी पुलिस स्टेशन में चले, थाने में चले, ये कहिए कि थाने में भी पुलिस प्रशासन उन्हीं का काम करते हैं जिसके पीछे गैदरिंग होती है, गरीब इंसान तो वहाँ बैठा है। ये भी बात सच्चा है। हाँ, तो चलो आप चलते हैं। तो फिर आम आदमी की खासियत क्या नजर आई? आपने आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया था या आम आदमी पार्टी आपके घर चल के? देखो ऐसा है कि इट वर्क बोथ वे, कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आपकी ताली दोनों हाथ से बजती है। एक्चुअली वो पार्टी वाले भी आए, गूंज जाएगी, अब तक गूंज रही है। नहीं, पार्टी वाले मेरे पास आए और मैंने भी अपना जो है देखा, सोचा समझा कि जब पंजाब में 92 MLA लोगों ने बनाए, वो खुद तो बन कर आए नहीं। जब पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की फेवर में
वोट कास्ट किया है, व्हेन पब्लिक ऑफ द स्टेट स्टैंड विद द आम आदमी पार्टी, तो हम नुकरे में लग के बैठे रहे, तो वी हैव टू मूव विद द पब्लिक। जहाँ सब लोग जा रहे हैं होते ही ना, जब मंदिर में जा रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, चलो मंदिर में चलते हैं, हम भी जाते हैं, ये बाई नेचर है। तो इसलिए मैंने मन बनाया कि जब सारा पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है, तो फिर हमने भी अगर चेंज करना है, बिकॉज मैंने आज तक, मेरी नेचर है कि कभी भी जिसको छोड़ना है उसके खिलाफ बोलना, नो। मुझसे पूछा भी गया, ऐसा नहीं कि उसका ये है। मैं आज भी कहता हूँ, बीजेपी ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने बीजेपी को बहुत कुछ दिया, हमने इतना लंबा समा दिया। मतलब अगर हम बात करें कि जितना लंबा समय आपने बीजेपी को दिया है, अगर उन्होंने कुछ दिया तो वो उसने लंबे समय के बरोबर नहीं है। फिर भी देखा जाए आपकी मेहनत, आपका कर्म सबसे ज्यादा बीजेपी को दिया आप लोगों ने। हमने एक्टिविटी वर्क बहुत पे, अगर पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया तो हमने भी दिया। तो इसलिए ये जिस तरह मैं तो अक्सर कहता हूँ साथियों कि अगर मैं किसी दुकान पर जाकर 10 रुपए देकर 1 किलो आटा लेकर आता हूँ, तो वो कहे आटा देने वाला कि मैंने बहुत भला किया आपके ऊपर, या मैं कहूँ जी नहीं आपने आटा दिया मुझे, आपकी बहुत भला है। मैंने 10 रुपए दिए, आपने मुझे 1 किलो आटा दिया, मैंने आपको समय दिया, टाइम दिया, मेहनत दी, लोगों में जैसे आपने कहा मैंने किया, तो उसके बदले आपने मान सम्मान दिया, तो ठीक है। तो वक्त बहुत हुए। सो मैं नहीं कहता कि वो उन्होंने गलत किया है, मैंने गलत किया, तो इसलिए वक्त बहुत हुए। सो इसीलिए होना चाहिए समाज में कि आदमी को अपना मेहनत से काम करो, ईमानदारी से, उसको आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। सबसे बड़ी पॉलिसी आपको आम आदमी पार्टी की कौन सी लगी जो आपके मन को छू गई? एक बात तो सच्चाई है, आज भी देखो जो सच है वो सच है, जो ठीक है वो ठीक है। आज भी आम आदमी पार्टी की जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है कि दे आर ट्राइंग टू लुक आफ्टर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हमारे समाज में तकरीबन 90-95% लोग जो हैं वो कॉमन मैन हैं, आम लोग हैं, जिनको डे टू डे चाहिए, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ हेल्प चाहिए। हाँ, अमीर आदमी पढ़ाई चाहिए बच्चे के लिए, ही कैन गो टू द एनी प्राइवेट स्कूल, वो ही कैन बाई एनीथिंग। मगर जो आम लोग हैं उसको तो सरकारी स्कूल चाहिए, और सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी चाहिए। जो गरीब आदमी है उसको जो अस्पताल में जाए तो उसको इलाज फ्री चाहिए, ताकि उसके पास तो पैसे है नहीं, ही कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल और ही कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल। तो इसलिए इस सरकार की जो प्रायोरिटी है वो है कि गरीब लोगों के लिए अच्छी पढ़ाई हो, गरीब लोगों के लिए अच्छा सेहत का इंतजाम हो, गरीब लोगों के लिए जो है एक जो बेकारी जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और इसमें नौकरी भी दी जा रही है। 55,000 गवर्नमेंट जॉब इस सरकार ने दी हैं विद इन लेट्स से 3 ईयर। तो ये बहुत एक बड़ी संख्या है। ये जो 55% की आपने रेशो बनाई है, सूत्रों मुताबिक जनता का वो कहना है कि जो लोग कच्चे थे उनको पक्के किया है, क्योंकि नई नौकरी किसी को नहीं दी। नहीं, आपने देखो मेरा ख्याल 10,000 हर साल वो पुलिस के जो है ना वो एम्प्लॉय भर्ती कर रहे हैं, हर साल निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। देखो ये मेरे ज़माने में किसी से यू कैन आस्क फ्रॉम एनी वेयर, गवर्नमेंट से RTI डाल लो, किसी से पूछ लो कि 54,000 नौकरियां जो है उन्होंने नहीं दी हैं। अगर कोई कच्चे थे उनको भी मान लो 5-7 हज़ार कच्चों को पक्का किया है, तो वो तो गवर्नमेंट सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ किया है। अभी 3 साल उन्होंने जॉब दी है, अच्छी सेहत का इंतजाम कर रहे हैं। देखो ना अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है 50,000 रुपये का हार्ट का जो इंजेक्शन है वो फ्री मिलेगा गरीब आदमी को। वो गरीब आदमी 50,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता था, पहले इंजेक्शन लगा सकता था, उसकी मौत होती है। और पैट स्कैनिंग जिसके लिए 12-15 हज़ार रुपया होता है वो फ्री किया उन्होंने। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो गवर्नमेंट जो है इसका जो मेन मकसद है कि जो लोग ज़्यादा हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम करो। जो वीर हैं उनके लिए तो कोई ज़रूरत है तो वो तो वैसे भी अपना काम कर लेते हैं। दिस इज द मेजर। मैंने भी बीजेपी का भी मैं रहा हूँ, बीजेपी सरकारें भी देखी हैं, उनका तजर्बा भी रहा है। इस सरकार का जो माटो है
they support to the common man, which is the majority of the people in the state. मंत्री साहब आप तो बड़े लकी हैं कि देखिए कभी चुनाव होते हैं, किसी चुनाव के पीछे कोई मंत्री कोई सीएम तक या उसके बाद समय होता जाता है, आपको जिताने के लिए तो पूरी की पंजाब सरकार आपके पीछे लगी, आपको नहीं लगता वाकई में लकी थे? वैसे तो चमत्कारी सा हो गया। मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, और अब जो इलेक्शन हुआ है जो मैंने जीता हूँ, इससे मेरा भगवान में और ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। क्यों बढ़ा है कि अक्सर हम सुनते हैं, कहते हैं कि जब भगवान समा आता है तो करता है, ये हम कह लेते हैं, मगर व्हेन इट वर्क ऑन यू, जब आपके ऊपर वो बीतती है, हम मानते नहीं, वैसे नहीं मानते कि आप चिंता ना करो, कोई बात नहीं, आप फेल हो गए तो दोबारा तुम पास हो जाओगे। वो कहता है नहीं यार, फेल हो गए तो दुख मनाता है ना। तो अगर वो माने कि कोई बात नहीं, शायद समा आने वाला है तब होगा। तो हमारे कहावत है, हम सब लोग चर्चा करते हैं कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते हैं आपके जीवन के लिए। और जब इंसान को जब क्या मिलना है, जब मिलना है तभी मिलना है। हम लोग नॉर्मली पेशेंस हम नहीं रखते कि नहीं यार मुझे अभी मिलना चाहिए, मगर ये मेरे इलेक्शन में तय है कि जब भगवान ने देना है तभी देना है। देखो कैसे छप्पड़ फाड़ के देता है, हमारी कहावत है पंजाबियों की, जब देता है खुदा छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया भगवान ने। कहाँ किसी को 5 साल के लिए लोगों ने चुना, तो वो 2.5 साल में ही जा रहा है, इसलिए जा रहा है। भगवान ने कहा भी आप जाओ, हमने यहाँ पर किसी और को बिठाना है। तो उनको ऐसा बिहेव किया, वो छोड़ के चले गए। फिर भगवान ने मुझे कहीं ना कहीं आपके भगवान ने लिखा हुआ था कि आप राजनेता में फिर से आएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी उसके बाद जो था भगवान का, उसके बाद मेरी जो पीछे 10-15 साल की 20 साल की मेहनत थी, दैट आल्सो वर्क, ये भी तो काम किया ना। वो तो मेरे पास तो जो था वो तो मेरे पास था ही, तो उसको भी किया था। बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ काम करती, जब आपको व्हेन यू बिकम सक्सेस के पीछे हर चीज़ होती है। जी, ये बहुत बड़ी बात है मंत्री साहब की, मेहनत कहीं की फल किसी ने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने लक की सितारे की एक चमक किया। सबसे बड़ी आपने बोला कि ये हमें कि पार्टी बहुत अच्छे काम करी है, एजुकेशन के तौर पे, सेहत के लिए काम करी है। कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो 3 सालों में अभी तक आप सरकार ने लॉन्च नहीं की? कुछ ऐसी पॉलिसी है? अब पॉलिसी है तो लॉन्च 3 साल में सरकार ने किया क्या? 3 साल में सरकार ने क्या किया? देखो, एक तो पहले जो इलेक्शन से पहले सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हम हर जो है गरीब लोगों को 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इलेक्शन से पहले कहा, इलेक्शन जब सरकार बनी तो उन्होंने उसको लागू कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए कि जो नॉर्मल रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट हैं, उन्होंने एक कहा था अच्छी एजुकेशन देंगे, दिल्ली का मॉडल देंगे, ठीक है। उन्होंने पीछे हमने देखा होगा, मैं भी गया था, जो क्रांति शिक्षा ना, शिक्षा में क्रांति जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, हम स्कूलों में गए, वहाँ पर इन ऑपोजिशन ने कहा कि ये बाथरूम के उद्घाटन कर रहे हैं, काफी विषय चर्चा का बना। इफ यू थिंक अदर वे, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने स्कूलों में बाथरूम भी नहीं बनाए थे। वो भी जरूरी थे बनाने के लिए, बच्चों के लिए। वो मजाक कर, अरे भाई बाथरूम भी तो बनाने हैं जी, वो क्यों नहीं बनाने? वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे पहले वो बाथरूम बनाए, तो तुमने नहीं बनाया तो उन्होंने बनाए, तो आपको शर्म आनी चाहिए, ना कि उनको अपोज करना चाहिए। जो उन लोगों ने किया वो आपने कर दिखाया, वो किया। उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस, जो हर विधानसभा में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ एमिनेंस, जहाँ मैं गया भी हूँ। वहाँ पर जो LCD लगे हुए हैं, अच्छे कमरे हैं, बहुत कंप्यूटर लगे हुए हैं, सो यू कैन कंपेयर जो स्टेटस ऑफ द एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन जो अब है सरकारी स्कूलों में अच्छा है, इसीलिए हर साल एडमिशन बढ़ रही है। तो इसका ये जिंदा जागता सबूत है। तो हमारे बच्चे जो है, अब हर लोग कहते हैं जो ना फ्री, जस्ट इमेजिन कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको भर्ती फ्री मिलती है, पढ़ाई फ्री है,
जो किताबें हैं फ्री हैं, एटमोसफेयर अच्छा है, और इससे ज़्यादा लोगों को और क्या चाहिए। फिर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए फैसिलिटियाँ बहुत फ्री हैं, सारी चीज़ें। अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों की यूनिफॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ सुधार आ रही है। आपकी सरकार को वैसे थोड़ी सी छूट है। आपने कभी देखा होगा किसी स्कूल में तो बिल्कुल ही टीचर भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, काफ़ी ऐसे स्कूल हैं, मगर जो आपकी सरकार कर रही है, श्लाघा जो कर रही है। अच्छा, मतलब ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि जब टीचर, सरकारी टीचर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूलों में बच्चे भर्ती करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में बच्चे आएँ, इधर से पकड़े के उधर से पकड़े। प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। मगर बड़ा सवाल है कि जितने भी टीचर हैं प्राइवेट सरकारी स्कूल के टीचर, उनका कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाएगी वो टीचरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। क्या उनको अपने स्कूलों पर विश्वास ही नहीं? आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल है। इट इज़ वेरी ट्रू कि जो टीचर्स हैं उनका, या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड ही इतना डाउन चला गया है कि कोई भी आदमी जो है चला गया, क्योंकि इन द लास्ट टाइम ना आस्ता आस्ता तो उसके कारण जो है अब दोबारा बिल्डअप भी होगा विश्वास। तो जब मालूम होगा, इस साल जो है हमारा जो पंजाब के स्कूल की जो एजुकेशन है नंबर 1 पे आया है एजुकेशन में सब लोगों से। उसके साथ जो है एक जो जेई होता है, जेई टेस्ट होता है ना, एडवांस होता है, उसमें जो है कभी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा उसमें पास हुआ ही नहीं। वो बहुत टफ होता है, उसमें इंजीनियरिंग करना हो और मेडिकल करना हो तो उसमें जो है उनको दाखिला मिलता है। तो वो हमारे बच्चे उसमें मेरे ख्याल 1100 कुछ बच्चे या 3000 कुछ बच्चे जो है उसमें भी उन्होंने किया है। वो कभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो वहाँ भी करने लगे हैं, और जो टीचर हैं वो बाहर दूसरे देशों में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाउ टू टीच द स्टूडेंट इन बेटर वे, वो उसका स्टेटस आ रहा है। और उसके साथ साथ अभी हमने 3000 कुछ टीचर जो हैं लगाए हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं। आमतौर पे जो है अगर आजकल क्योंकि बच्चे काफ़ी अब नॉर्मल होने लगे हैं, जिनका दिमाग कम है, तो उसका कभी बेचारे गरीब आदमी के पास कोई ठिकाना ही नहीं था। जो अमीर था वो उसको कहीं ना कहीं पढ़ा लेता था या कोई कोशिश करता था। अब सरकार ने पर्टिकुलरली फॉर द स्पेशल चाइल्ड 3400 कुछ टीचर लगाने पास किया है, अपॉइंटमेंट को मिलने जा रही है, लगा रहे हैं, इन द प्रोसेस है। वो जो टीचर लगाएंगे वो उनकी क्वालिफिकेशन चेक की क्वालिफिकेशन ऑलरेडी वो उनकी एक्सपर्टाइज है कि दे कैन टीच टू द स्पेशल चाइल्ड। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि एक गरीब आदमी का बच्चा अगर कोई कमजोर है उसका कोई, तो उसको भी स्पेशल केयर देकर स्पेशल, ताकि वो भी दूसरे समाज के साथ, बाकी लोगों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। मंत्री साहब, क्या आपको नहीं लगता था कि पंजाब सरकार को स्कूल की तरफ जो ध्यान दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि स्कूलों का थोड़ा ग्राफ बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, कि सरकार को सबसे पहले कोई ऐसी पॉलिसी लागू करनी चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर है पहले वो अपने बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में डालें? ये अपने आप वर्क करता है जी। अगर मुझे कहीं सस्ती जगह पर बेटर चीज मिल रही है तो मैं वहां जाऊंगा जी। ये अब आप नहीं कहते थे पक्का, अब काफी लोग जो हैं टीचर भी जो है और जो अमीर लोग भी हैं वो भी, इन ऑफिसर लोग भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मैं नहीं कहता सब नहीं शुरू कर दिए हैं, बट देयर आर स्टार्टिंग। मतलब धीरे धीरे सरकार का जादू चला रहा है। जब जैसे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बन रही है, वैसे वैसे टीचर से बात करेंगे। तो किसको, किसी को भी, कोई भी इंसान हो जिसको फ्री कोई चीज़ मिले, बढ़िया मिले, वो क्यों मिलेगा। सो अब पहले गवर्नमेंट ने प्रूव किया है, जैसे मैंने कहा कि हमारा रिसेंटली इंडिया जो है, पंजाब जो है इंडिया में नंबर 1 आया है एजुकेशन में, तो वो पढ़ाई हुई है। हम जरूर ये किसी दूसरी अथॉरिटी ने, हमें एजेंसी ने उनको मांग किया नंबर 1, तो बाकी स्टेट से,
तो इसलिए क्या है, जब पढ़ाई बढ़िया है तो इसलिए नंबर 1 पे है, तो फिर हर कहेगा मैं वहाँ बच्चा डालूंगा, दे विल गो दैट वे स्लोली। हाँ, टाइम लगेगा, मगर सब लोग पढ़ाएंगे वहीं पर। अच्छा, ये बात है ये कि अगर हम डॉग की बात करें, यहाँ पर क्या पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि आवारा कुत्तों की गिनती बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत, बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम बड़े तो क्या छोटे बच्चे भी बाहर नहीं जाते, उनकी केयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को दे रही है। उन आवारा कुत्तों को लेकर हमारी पंजाब सरकार की कोई पॉलिसी आई है, कुछ ऐसा कर रही है कि इनसे आम जनता को भी कुछ ना कुछ छुटकारा मिले? जो आपने कहा डॉग्स हुए या एनिमल जो है रोड पे घूमते हैं, उनसे भी एक्सीडेंट होता है, जो सिमिलरली जो डॉग्स हैं वो भी काटते हैं और नुकसान होता है इससे ना। तो रिसेंटली हमने कैबिनेट में पास किया है कि जो है ना डॉग्स के लिए हम उनके लिए शेल्टर बना रहे हैं, शेल्टर होम बना रहे हैं ताकि डॉग्स उसमें रहें, क्योंकि एक लॉ है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जज साहब बैठे हैं कि हम कोई भी एनिमल हो, चाहे डॉग्स हो चाहे कोई और एनिमल है, उनकी केयर करना हमको, वी कैन नॉट फोर्स एनीथिंग, जो कि उनके लिए क्रूरल्टी हम नहीं कर सकते उनके ऊपर। इसलिए किसी को आप पकड़ें, उनको मारें या कुछ करें, नोबडी लॉ, सरकार भी लॉ नहीं करती, हमारा संविधान भी लॉ नहीं करता, इसलिए उनको इसके लिए प्रॉब्लम थी। अब आस्ता आस्ता मेरा ख्याल है सरकार ने सोचा है कि हम उनको कहीं पर्टिकुलर प्लेस, जिस तरह जो गऊ हैं, माता है हमारी, उनको जो है सड़कों से उठाकर हम वहाँ पर जो हमारी गौशाला है वहाँ रखते हैं, वो खाने के लिए देते हैं और उनको रहने के लिए अच्छा माहौल देते हैं। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी है कि रोड पे जाते हैं तो जो कुत्तों को दाना डालते हैं, कई लोग हैं, कई एनजीओ भी हैं, कुत्तों को, आवारा कुत्तों को खाना डालती हैं। जब वो कुत्ता किसी को काट लेता है तो सबसे पहले जिस आदमी को काटा होता है वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई अपना इसका हथियार इस्तेमाल करेगा, तो काटने वाले पर ही पर्चा दर्ज हो जाता है, कुत्ते के मालिक को उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी कोई पॉलिसी है? देखो, ये तो बाय नेचर है कि अगर किसी ने डॉग रखा है, कोई भी अपना एनिमल रखा है अपने घर में, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर लुक आफ्टर करना, उसकी प्रॉपर देखभाल करना, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो छोड़ देता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है जो उसको पाल रहा है। तो ऐसा होता भी है, अगर किसी को कई बार देखा मैंने कि अगर किसी ने कुत्ते ने किसी को काटा है तो जिसका मालिक है उसके ऊपर पर्चा हुआ करती है, पुलिस करती है। अच्छा मंत्री साहब, जलंधर शहर को आपने कुछ तोहफे दिए, कॉर्पोरेशन को कुछ तोहफे दिए कि जलंधर शहर का सुधार सबसे बढ़िया हो। जलंधर शहर हमारा शहर एक ऐसा शहर होना चाहिए कि जहाँ पर हिल स्टेशन हो, लोग जहाँ पर घूमने आए, मगर अभी तक जलंधर शहर का सुधार नहीं हो रहा। ठीक है, जो चौक हैं उनकी सारी होनी शुरू हो चुकी है, मगर सड़कें, बारिश होती है, कहती हैं कि जलंधर शहर ने गिना मी एक दिन ते चिकड़ महीना, मतलब वो हालात हो चुके हैं। उनके लिए कोई बजट पास किया, उनके लिए कोई ऐसा अगला चल रहा है कार्य? जो शहर है, चाहे जलंधर हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, पंजाब का कोई भी शहर हो, सभी शहर खूबसूरत होने चाहिए जी, सबके लिए, पर्टिकुलरली। तो अगर हम बात करें जलंधर की, मैं जलंधर की इसलिए बात करूँ क्योंकि आप जलंधर, हमारा घर सुंदर होगा तो लोगों का घर हम सुंदर होगा। जलंधर और बाद जो है कि जो अब इलेक्शन होने के बाद मेयर को बने हुए भी 6 महीना हुए, पीछे लगातार कोई 2 साल जलंधर में कॉर्पोरेशन नहीं थी जी, तो ऑफिसर अपनी मनमर्जी करते थे, नोबडी वाज लुक आफ्टर ना, जो मर्जी करो करते रहे। अब 6 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, मेयर साहब बने हैं और हम सब लोग इकट्ठे एज ए ज्वाइंट गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये रेगुलरली जो है शहर की बेहतरी के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं। जो मेरा मानना है कि इस समय शहर का जो ज़्यादा डिस्टर्ब, रोड्स जो ठीक नहीं है, उसका मेन कारण है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ना सरफेस वाटर का, उसके लिए हमें हर गली, हर रोड को सीवरेज डालना है, पाइप डालनी है, तो उसको तोड़ना है, तोड़ भी रहे हैं। तो हमने जो पहले कुछ पाइप डाली है उसके ऊपर हमने रोड बना दी है, जो बैलेंस जगह है अब वहाँ फिर तोड़ी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वी आर वर्किंग एज ए पार्टली
जितना काम करना है करो, उसके बाद उसको ठीक कर दो। अब जितनी सड़कें खराब आपको नज़र आ रही हैं, टूटी हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर सीमेंट डला है, उसको हम इमीडिएटली आफ्टर रेनी सीजन उनको पहले पुराने की हुई है, पहले पास किया हुआ है, फाइनेंस का भी अरेंज किया हुआ है। यू विल सी आफ्टर रेनी सीजन कि सब सड़कें जो हैं वो बनी होंगी। उसके बाद फिर हम अगेन नेक्स्ट फेज में उनको सड़कें कुछ टूटेंगी, मतलब कुछ ना कुछ करते जाए, क्योंकि कमिटमेंट है। क्योंकि सरफेस वाटर अगर आपने चाहिए तो आपको सब जगह चाहिए, हर गली को चाहिए, हर घर को चाहिए। उसके लिए सारी गली सड़कें तोड़नी है, ये मेजर प्रोजेक्ट है। इससे ये होगा कि जो हम लोग 400-500 ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन से पानी खींच रहे हैं, पानी और नीचे जा रहा है, अगर ये पानी सरफेस वाटर हम लेंगे तो हमारे ट्यूबवेल जो है हमें उनकी जरूरत नहीं होगी। एक तो हमारा जो पानी का लेवल है वो भी नीचे नहीं जाएगा, और जो बिजली का बिल आता है वो भी नहीं आएगा। तो जिससे इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है, तो इसलिए हमें वी हैव टू सफ़र, इसके लिए हमें सफ़र करना पड़ रहा है। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, सारे शहर को तोड़ना, पाइप डालनी, उसके सड़कें बनानी। सो वी हैव टू सफ़र, मगर इसका लॉन्ग रन में हमारे शहर को बहुत बड़ा, इवन पंजाब को फायदा होगा। हमारा लेवल ऑफ वाटर नीचे नहीं जाएगा। हमारे जल्द शहर के लिए सरकार ने कोई बजट बनाया है? सरकार ने कोई बजट दिया है? अगर दिया है तो वो कितना दिया? देखो, शहर का जो बजट है फॉर द डेवलपमेंट ये रेगुलर आता है, और उसके साथ साथ रोड कलेक्शन भी होती है, लगता भी है। जलंधर शहर में रिसेंटली हमने जो है स्पोर्ट्स हब, जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, अगर आप देखेंगे जलंधर शहर दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। वी मैन्युफैक्चर द स्पोर्ट्स गुड्स फॉर वर्ल्ड लेवल, थ्रू वर्ल्ड लिए सप्लाई होती है ना, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, तो जहाँ से हमारा सामान बनकर जाता है। तो उसको और एक और चांद लगने जा रहा है कि हमारा जो स्पोर्ट्स हब बन रहा है, उसके बाद हमारा मल्टीपर्पज़ उनका एक हॉल होंगे डिफरेंट गेम के लिए, जहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड होगी, तो हॉकी ग्राउंड होगी। सो एक बहुत बड़ी एक शहर की जो है एसेट होगा। तो उससे अलावा जो है और भी चीज़ें, जैसे आपने खुद कहा कि हर चौराहे जो हैं वो नए बन रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं, सड़कें बन जाएंगी, चौराहे बन जाएंगे, तो ये ऐसी चीज़ें बन जाएंगी तो अपने आप हमारा शहर बीच तो ऐसा हुआ था कि जो सड़कें बनी हुई थी, जो लिंक रोड सुंदर बने हुए थे, उसको दोबारा तोड़ कर बनाया जा रहा है। देखिए ये सब सीख लीजिए कि बजट के लिए कि नया बजट बनाया जा रहा है। चलो खैर, अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज जो सच है, बिल्कुल सच है, सब लोग जानते होंगे। ये पेरेंट्स ने डिसाइड किया था, तो उस समय सबकी मोस्टली अरेंज मैरिज होती थी। एट दैट टाइम सबकी अरेंज मैरिज ही होती थी। आपने मान लिया था? एक्चुअली जो देखा था पेरेंट्स, आपने? क्योंकि एक मेरा मानना है कि जो पेरेंट्स कोई भी हो, वो कभी बच्चे का जो हमेशा भला चाहते हैं, दिस इज ट्रू। जो अगर माँ बाप, मेरा तो मानना है कि अगर कोई हर इंसान अगर अपने माँ बाप की बात मान लेना, तो इससे बड़ी कोई और बात ही नहीं है, और वो आदमी, वो लड़का लड़की जो है ज़िंदगी में कामयाब ही होंगी डेफिनेटली। तो इसलिए हमें तो ये फार्मूला होना चाहिए। बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के थ्रू, बच्चों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो माँ बाप कहता है उनकी बात मानो। कोई भी दुनिया में ऐसा माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों के लिए भला या बेटर ना सोचता हो। आपके बड़े पुराने मित्र थे, उनका मैं भी नाम नहीं रखते, आप शरारती बहुत थे। नहीं, बचपन तो हर कोई शरारती होता है। बचपन में हर कोई शरारती होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। बचपन में हर कोई आदमी शरारती होता है, कुछ कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। आप ये बताइए कि आपने किसका टिफिन चुरा कर उनका खाना सारा खा लिया? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो है हम तो मेरे ख्याल से जब हम पढ़ते करो तो मैंने पार्टी ज्वाइन करने के लिए चला गया। ठीक है कि जो पहली पार्टी वाले थे उन्होंने आकर मेरे पिताजी को इमोशनल किया कि भगत जी ये हो गया, वो हो गया, आपको पार्टी में इतना कुछ दिया, पार्टी माँ होती है। मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने उनको कर दिया। मैं तो था ही नहीं, मैं तो चंडीगढ़ में था। जब मैंने उनका देखा तो आई फील कि पार्टी वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हमारी पार्टी जो है ऐसे पहले करती नहीं थी। जो अब प्रेजेंट कुछ लोग जो हैं जिनको सेंस ही नहीं है कि किसी के साथ, किसी की भावना के साथ हाउ वी कैन फोर्स टू एनीबॉडी कि आप ये करो।
तो उन्होंने उनको इमोशनल करके, उन्होंने एज हैं 90+ हैं, तो उनके मन में वो आंसू थे ना, इमोशनल थे, उनको कोई ऐसी बात नहीं थी। He was not upset कि मेरे पिताजी की सहमति थी, बिल्कुल सहमति, और आपके साथ पूरा हाँ, उन्होंने कहा आपकी लाइफ है, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, आपने पीछे काम किया बीजेपी में, यू नॉट सेटिस्फाइड, नो यू कैन गो व्हाटएवर यू वांट। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उनके मेरे बाद मुझे दुख इस बात का कि उसमें कुछ लोग जो भी उस समय आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी को इमोशनल कर किया और उनको हर्ट किया, और मुझे भी वो आपने फिर याद दिला दिया है, तो मैंने भी इसको माइंड किया है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से लेके हाजिर होंगे अदालत जनता की आमने सामने SK सक्सेना के साथ। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से अदालत जनता की लेके हम फिर से हाजिर हैं। सबसे बड़ा मुकदमा आज फिर अदालत जनता की आमने सामने में आपका फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए ये है कि सर, जनता आपसे पूछना चाहती है, लेडीज है कुछ की, जो सरकार ने 3 साल पहले कुछ वादे किए थे 1000 रुपये को लेके, क्या वो उनको 1000 रुपये की जो सरकार लॉन्च करेगी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनका जवाब। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, जो आजकल पंजाब की हर महिला के माइंड में है, और हर पंजाब की महिला सरकार से पूछती है कि जो 1000 रुपया आपने वादा किया था वो हमें अभी तक नहीं मिला। तो सरकार ने जो वादा किया था वो उसके लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए जिसका उन्होंने वादा नहीं किया था, उन्होंने किया। तो इसलिए अगर सरकार ने 5 काम और ऐसे किए जिनका वादा नहीं किया था, तो इसलिए उसका भी वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। तो इसलिए वी आर एग्री कि हम महिलाओं को, हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब जी ने पहले ही कहा था कि हम बहनों को हर महीने 1000 रुपया जरूर देंगे, और उसके लिए सरकार जो है, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि 1000 रुपया देना वाला को फॉर 1 मंथ, इट विल बी रेगुलरली थ्रू आउट द नेक्स्ट टाइम। तो उसके लिए सारी तैयारी करना, उसके लिए मैनेज करना, फंड्स की जो है अरेंजमेंट करने के लिए सरकार लगी हुई है, एंड वी डेफिनेटली गिव द 1000 रुपये टू द एवरी महिला बिफोर वेरी सून। आई कैन से वी आर प्लानिंग, एंड यू विल सी कि हम बहुत जल्दी हर महिला को 1000 रुपया देंगे। और कहने का मतलब है, जैसे आपने लंबे समय से मेहनत की है, संघर्ष किया, तब जाकर फल मिला, अब इनको भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उसके अलावा और भी कई बेनिफिट दे रही है। देखो ना, पहले जो पेंशन है 1500 दे रहे हैं, पहले कम थी। मतलब कि 1000 रुपये की जो बात है, अभी कहीं ना कहीं सरकार लॉन्च करेगी समय आने पर, तैयारी कर रही है। जिस तरह आप देखिए कि हमने ये भी वादा नहीं किया था कि हम हर आदमी को 10 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस बीमा देंगे। 2 अक्टूबर को सरकार की तरफ से, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब की तरफ से, हर आदमी, देखो कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी कास्ट का हो, बिना जाति के, बिना अमीर गरीब के, हर परिवार को 10 लाख रुपए का कैश बीमा बनेगा, उनको मिलेगा। अगर आप बीमार होते हैं तो जाइए, अपनी कार्ड दिखाइए, इलाज करके कराइए। ये एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जिनको ऑलरेडी पहले 5-5 लाख का बीमा मिला हुआ है, पंजाब में काफ़ी हॉस्पिटल हैं जो उनको कार्ड को चलाते नहीं हैं। कारण क्या? वो कहीं गरीबों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकें। हॉस्पिटल अपनी मनमानी करते हैं। देखो जो पहले 5 लाख का बीमा आयुष्मान कार्ड बनया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ। पहली बारी होया कि आयुष्मान कार्ड लोगों को मिलया, लोगों ने जो है अपना इस्तेमाल किया, पर हस्पतालों ने भी दे वर नॉट यूज टू, और कुछ ये कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे हस्पतालों ने उन्होंने मिसयूज किया, इलाज किया नहीं, पर बिल सरकार को बना के भेजता। और सरकार को देखो कि कोई जो होंगे फिर उन्होंने सरकार को जो प्रॉब्लम आई उन्होंने चेक किया कि ना इलाज नहीं किया है, सानू बिल आ गए। सर इस बात को रिपीट किया जाए क्योंकि जनता को नई इन चीज़ों का पता था कि कुछ हॉस्पिटल वालों ने ही सरकार के साथ धोखा किया कि बिल नजायज बना के। नहीं, इट इज नॉट एवरीबॉडी। कुछ लोगों ने,
जैसे होता है ना, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि इलाज तो नहीं किया, इलाज किया 20,000 का क्लेम कर लिया, 50,000 का। तो इसको सरकार ने मेरा अब आस्ता आस्ता जो अब नई स्कीम लेकर आए हैं हम 10 लाख रुपए की, ये बहुत मॉडिफाइड स्कीम है और इम्प्रूव्ड है। इसमें कोई भी अस्पताल वाला जो है गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और मेन तो सरकार का मकसद है टू गिव द बेनिफिट टू द पब्लिक, जनता को फायदा होगा और अस्पताल जितना इलाज करेगा उसको सही ही पैसा मिलेगा। इसमें जो है वो ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। मंत्री साहब, जनता की आवाज़ है कि सब पर नकेल होती है, कोई जुर्म करता है, चोर चोरी करता है, जहाँ किसी भी तरह की कोई रिवॉल्वर गोली किसी को चलाता है, कोई जुर्म करता है, उस पर कानून उस पर लागू होता है। हॉस्पिटलों की मनमानी से, मन मर्जी से, जितना हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती है, किसी हॉस्पिटल की अनदेखी करने किसी की डेथ, वहाँ पर कोई ना कोई नुकसान आम जनता का होता है। हॉस्पिटलों पे ऐसा कुछ कानून नहीं बना कि वो अगर गलती करते कि उनको कुछ ना कुछ, उनके एमडी को, उनके स्टाफ को किसी न किसी प्रकार की ऐसी कोई सजा दी जाए, कोई ना कोई कानून बनाया जाए। देखो, कोई भी हस्पताल है, प्राइवेट हस्पताल है, अगर वो कोई इलाज डॉक्टर सही नहीं करता, वो वास्ते कोर्ट है ने, फॉर्म है ने और करते भी है ने। पर एक प्राइवेट दारा होने के कारण सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफीयर नहीं है कि जिम्मे अगर कोई अपना कारोबार करता है वी कैन नॉट इंटरफीयर। वो है कि सरकार गवर्नमेंट कॉलेजों के गवर्नमेंट हस्पतालों ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ 2,000 ਦਿੰਦਾ 3,000। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਓਨ देयर प्राइवेट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਚਾਰਜ हाउ मच दे वांट, ठीक है ना। वी कांट टेल तुझे ऐसे आने वाले देने कहते नहीं देने तो ना हो। हॉस्पिटल कहते हैं मेरे को आए हैं जो मैं तेरा इलाज कर रहे हैं तो वो पैसे मंग रहे हैं, अगर तुम नहीं कराना चाहते तो उठना चल जाओ। इस करके हम की कहता है इसका हल की है, इसका यही हल है कि साढ़े गवर्नमेंट हस्पताल इतने बढ़िया इलाज करन, इतना अच्छा इलाज करन कि लोग प्राइवेट हस्पताल जाना, कम से कम गरीब आदमी। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि हमने, आपकी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में कईयों की खुशी की लहर है, बहुत बड़ा काम किया, अप्रिशिएट है। मगर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उनकी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी आप हमारे जंदर के शहर की बात करें, वहाँ पर जाकर देखिए इतनी गंदगी है, क्या सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकती? देखो, हस्पताल जो गवर्नमेंट के है ने ऑलरेडी बने है ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ सरकार ਨੂੰ ਬਣਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੇਂਜ। ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ AC ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੈਨਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, सरकार ने पैसा देना है 10 साल। सो साढ़े को इतना बड़ा गड्ढा जो सरकारी हॉस्पिटल ने पहले भी किया है, नजायज बिल बना के दे रहे, क्या अपनी ऐसा करेगा? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब तो कोई भी जो काम होता है शुरू तो भी देखो होंगी गड़बड़, फिर आस्ता 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 करते हैं तो ही होया सी ना।
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇੜਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ शुरू हुई, फिर वो कहने नहीं, ऐसी दाखिल नहीं करना, मैं नहीं करना जी। पंजाब में बहुत सी ऐसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जो नाजायज बनी हुई है, क्या सरकार ने उन बिल्डिंगों पे ऐसी कोई कार्रवाई की है? प्राइवेट अस्पताल बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जो नाजायज बने नहीं, प्राइवेट अस्पताल देखो इट इज एवरीवेयर, सिस्टम इज देयर, गवर्नमेंट लॉ इज देयर। अगर वो गलत काम करता है तो हस्पतालों में भी है या प्राइवेट घरों भी है, इस करके तो सरकार अपना काम करती हैगी, इंस्पैक्शन करती हैगी, चैकअप करती हैगी है। तो इदा ही काल जो घर बनते हैं वो भी लोग चैक करते हैं, नशा पास कराते हैं, बनाते हैं। सो ये चीज़ा जी है गो पैरेलल। चलो मान अच्छा, हमें महेंद्र बाबू जी ये बताइए कि क्या हमारा पंजाब नशा मुक्त हो गया, हो रहा है, या अगर होगा तो कब तक हो जाएगा? देखो सब तो पहले जी हैगी है कि नशा जोड़ा है ये दुनिया सारी तो है, ये डिजीज जी हैगी, बीमारी हैगी है, वर्ल्ड वाइड हैगी है। पर साढ़े वर्गे देखो ना कितने कोई माड़ी गल हैगी है, पर साढ़े वर्गे देश और खास साढ़े वर्गे पंजाब स्टेट है, इतने से लोग देखो ना नशा एक गरीब के घर अगर नशा आता है वह घर तबाह हो जाता है। तो इस करके नशा भावें अमीरों को नहीं बख्शता है, नशा की बहुत लानत हैगी है, माड़ी चीज़ हैगी है, पर यह आस्ता आस्ता बीमारी हैगी है, ये कितने ना कितने हौली हौली ट्रैवल करती हैगी है। पर इस गल की खुशी हैगी है कि हुण आम आदमी पार्टी सरकार ने साडे दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल जी साडे सुप्रीमो, उन्होंने सारी टीम ने पंजाब के मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान साहब जी नाल मिल के एक फैसला किया कि असीं इहनूं खत्म करना ही करना है। युद्ध नशे विरुद्ध ये चल रहा है, जारी हो रहा है। उन्होंने मुहिम शुरू कर दी और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ सिर्फ नारा ही लगाया हैगा, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ लोग जानते हैं कि उन्होंने इनू बहुत गहराई ਦੇ ਨਾਲ सारी पुलिस ਨੂੰ ਅੱਜ रोज़ देखने कि ਅੱਜ पुलिस ने इतनी जगह छापे मारे और इतने 100 बंदे कुछ बंदे अरेस्ट हुए, मतलब कहीं ना कहीं नकेल एवरी डे इट इज वर्किंग और रोज़ एक्शन हो रहा है, रोज़ बंदे फड़े जा रहे हैं और लोगों को जो करने महसूस हो रहा है कि भाई असी भी हुण फड़े जावांगे और इस करके बहुत सारे छड़ गए ने। मतलब नशा युद्ध नशे विरुद्ध की परंपरा जोरों से चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा, आम जनता में खुशी की लहर हो रही है, ये तो सबसे बड़ी बात है। आप ये बताइए मंत्री साहब कि युद्ध नशे विरुद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा सरकार का उपराला है, काफी प्रशासन इसमें पुलिस प्रशासन जोर शोर से काम कर रही है, मगर उनके घर वालों को परिवार का क्या कसूर है? प्रॉपर्टी में उनकी जो तोड़ी फोड़ी सरकार की तरफ से जा रही है, उनके परिवार वाले बेघर हो रहे हैं, उन पर सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि घर को बेघर होने से बचाया जा सके, कोई और तरीका ढूंढा जा सके। जो नशे के लोगों ने घर बनाए हैं उनकी तोड़ फोड़ बिल्डिंगें की जा रही हैं, ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं बनी कि उनका परिवार भी बच जाए और उनकी प्रॉपर्टी भी सील हो जाए? देखो जो सरकार की बेसिकली पॉलिसी हैगी है, जो उन्होंने जो सिस्टम शुरू किया है, तुसीं देखिया होना कि बहुत सारे लोगों ने नशा बेच के बहुत थोड़े समय दे विच अपने वधिया घर बना लेने और ईवन इलीगल बना लेने घर जी। और सरकार ने सोचा कि भाई ये जो है एक नशा देखो देखी फिर एक आदमी नशा बेच के घर वधिया बना लेता है, दूजा कहता मैं भी नशा बेच के घर वधिया बना लेना, मैनूं की है। So, वो इस तरह के टू डिस्कस द पीपल उन्होंने क्या वो जो तरक्की है कुछ समय के लिए तो प्रफुल्लती है, उसके बाद में उसका अंत जो उन्होंने क्या ना कि टाओ जो काट टाना ये होगा कि ना बाकी दूसरा नशा बिकने लगा है, भाई ये टास्क से आप टकने शुरू हो गए हैं, आप ये काम नहीं करना है। जी मंत्री साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हर तरह का सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। मंत्री साहब आदमपुर के पुल को लेकर हम बात करें तो वो काफी लंबे समय से अटका हुआ है, वो है क्या कारण, क्या वो बन क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है? वो सेंटर का है या स्टेट का वो प्रोजेक्ट है? जो आदमपुर का पुल बनता है जो कि एयरपोर्ट में जाता है, वो एयरपोर्ट में जाने वाला पुल है जो, उसके बारे में मुझे भी महसूस होता है कि इतनी देर से कंप्लीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं बन रहा। तो इसके बारे में आई विल हैव टू चेक कि वहाँ पर लीगलिटी कोई प्रॉब्लम है, क्या क्या कारण है, मगर है गलत तो इतनी देर से नहीं रुकना चाहिए। कोई वहाँ पर कानूनी कार्रवाई से कारण ना रुका हो, किसी ने स्टे ले लिया हो। मुझे किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर, कि जो वहाँ पर दोनों तरफ जो दुकानदार हैं जो लोगों ने उन्होंने किया है कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कोई
उसके ऊपर कोई कोर्ट केस कुछ कर दिया, मेरे ख्याल में वो कारण ना हो। बाकी आई विल चेक, वो पुल जो है बनना चाहिए ताकि लोगों का उससे भला होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अदालत जनता की आमने सामने खास तस्वीरों के साथ। ये था आज का मुकदमा। श्री महेंद्र भगत जी ने अपने सवालों के सबके जवाब दिए किस तरीके से। हमारे बीच में चलते चलते विनय जी दिल की बात कुछ करना चाहते हैं। हमारे महेंद्र भगत जी बड़े फैन हैं, स्पेशली तौर पे आए हैं। आप टू द पॉइंट बात करेंगे, एक ही बात करेंगे, एक ही क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारे प्रोग्राम की समाप्ति की जाएगी। जी भगत जी, आपके बड़े बड़े बहुत सारे फैन हैं। मिस्टर विजय कुमार जी जनता कैंप से बहुत नवी बिल्डिंग बनी हैगी है, बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़ा अच्छा फर्नीचर है और कंप्यूटर लगे। तुम जरूर जाओ, यू मस्ट गो। कि जाकर ना जो स्कूल ऑफ एमिनेंस हर विधान सभा से क्या गया, तुम देख के आओ। सारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारोगम जाकर देख के आओ, लड़कियां देख के आओ। बहुत वधिया कंप्यूटर LCD लगी है और ਆਪਾਂ ਬਚਨ की चाहिए जी। तो एक छोटा जिहा बस ही अद्धे मिनट का सवाल है। अज तक आप सफाई व्यवस्था ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ स्वच्छ भारत जलंधर ग्रीन क्लीन आप चाहते हैं, बट आप अज तक नगर निगम जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ नहीं की। अपनी सरकार ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? क्योंकि जी कोई भी जॉब लगानी होती है, नौकरी लगनी है, तकरीबन का प्रोसीजर होता है वो पक्के करने वास्ते जो है डायरैक्टरेट को सैकटरी को मिनिस्टर को जाता है, उन्होंने ही बना करना होता है। वो कई तरह दी दिक्कत होंगे जोड़े कि बंदे कोई क्वालीफाई नहीं करते है। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ 30 ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ੀ, ਫਿਰ 40 ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਬਈ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਕਿ 40 ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, उदे धीमे धीमे वो मतलब कि अपने पक्के करें। वाल्मीकि जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। चलते चलते हमारा लास्ट सवाल जवाब आ कि क्या पंजाब में धरने खत्म होंगे कभी? क्या पंजाब में जो धरने लग रहे हैं ये परंपरा इनकी कभी खत्म होगी? देखो धरने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਣੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਯੂ ਨੋ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ पूरियां हो जाएंगी। अच्छा, आप ये हमारे चलते ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मुकदमा यहीं पर खत्म कर दिया जाए कि आगे की इसकी कार्रवाई रखी जाए? तेरी बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना SK सक्सेना। आप देख रहे थे अदालत जनता की आमने सामने। फिर मिलेंगे SK सक्सेना के साथ। जी हाँ, आज का हमारा सवाल जवाब जो हुई है हमारे आज के जज श्री अनिल वर्मा जी से दरखास्त की जाएगी कि हमारे आज के जो प्रोग्राम के सवालों के जवाब के जो यहाँ पर महेंद्र भगत जी ने अपने सवालों का जवाब दिया, अंत में फैसला क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है, क्या ये बरी हुए हैं या इन पे मुकदमा आगे चलेगा, कोई आगे तरीक पड़ेगी। अनिल वर्मा जी। ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੀਡ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਟਰਕਚਰਡ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਲੀਵ ਨੋ ਰੂਮ ਫॉर ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ। मतलब जुडिशरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਹੈ ਸਕਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਫਸਾਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਰਸਨਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਭਗਤ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਥ ਸਾइड रिस्पॉन्स है। फैसला नहीं था आसान मगर चाहत दोनों तरफ से, फैसला नहीं था आसान मगर चाहत दोनों तरफ से थी, एक ही वक्त पे उठी और इतिहास बन गया। क्या तो बाकी एक मैंने गल इन्हों की बहुत अच्छी लगी है भी इन्होंने कहा मैंने परमात्मा च बहुत विश्वास है। जिस बंदे को परमात्मा च विश्वास दिखावे वास्ते नहीं चाहिए। परमात्मा दे विच विश्वास होने का मतलब है तुम जेड़ा भी कर्म कर रहे हो, जो भी कोई काम कर रहे हो उन्होंने परमात्मा का काम समझ के ईमानदारी के नाल। और मैं कह सकता भी जिन्नी मैं इन्हों के नाल हुण सवाल होए है इन्होंने जवाब दिते आ और वो मैंने ईमानदारी की झलक नज़र आ रही सी। और मैं ये भी उम्मीद कराँगा भी जिहड़े लतीफपुर की प्रॉब्लम डिस्कस हुई है इत्थे इनू जस्टिस सूर्यकांत मैनू परसनली जानते हैं, बहुत इंटैलीजेंट जज है और जी उन्होंने जजमेंट दी है मैं भी उन्होंने गो थ्रू किया है जजमेंट वो लीगल प्रैपरेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने बेसिक चीज़ ये जरूर कही है भी किसी का असी छत नहीं किसी की लै सकते, लेकिन वो वास्ते उन्होंने इशारा किया गवर्नमेंट वाल। ये हम गवर्नमेंट ने देखना है भी कोर्ट का ऑर्डर भी इंप्लीमेंट हो जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ना कोई रीहैबिलिटेशन की कोई इस तरह की पॉलिसी बनाओ जिन्हों की जोड़े अग्रीव्ड परसन है इन्हों की सहमति ना किसी ढंग ना इन्हों छत्तां भी मिल जान तो जी पब्लिक में प्रॉब्लम आ रही हैगी उसका भी हल लभ जाए। ये बेसिकली हुण गवर्नमेंट और एग्जैक्टिव की ड्यूटी आ भी उस ऑर्डर को इन ट्रू स्पिरिट किदां लागू कर, ये बहुत बड़ा उन्होंने मतलब जिम्मेवारी सरकार के उपर ये पाई। तो ये मैं भी तुहानूं कहांगा भी इन्हूं मैं ऑर्डर नहीं इस वक्त करांगा ये उपर, लेकिन मैं सुजैसट करांगा कि इस प्रॉब्लम को जरूर मतलब हल कराया जाए। एक सक्सेना साहब ने तुहानूं सवाल किया सीगा भी थोड़ी मैरिज अरेंज मैरिज सी या लव मैरिज सी, वो तुसीं शायद दस नहीं पाए। बेसिकली वो मैरिज जिहड़ी सी ना अरेंज मैरिज विद लव। क्या बात है, जोर तो सारे का अरेंज मैरिज विद लव। तो हम तुसीं ये देखो लव मैरिज कहना जाता है पर मेरे नोटिस नहीं है। तुसीं भाला साहब नूं पुछिओ भाला चूना जी नूं पुछिओ ते फिर मतलब जां परिवार नूं वड्डिआं नूं पुछो तो फिर पता लगदा हैगा। बाकी देखो इन्हूं मैं हुण बहुता डिटेल च नहीं जाना चाहता। जदों जिन्ने भी वायदे कीते सरकार दे विच तुसीं इस वेले ये तुहानूं भी पता तुसीं ओपोजिशन भी बहुत साल रहे हैं। ओपोजिशन दे विच रह के तुहाडे कोल इक्को राइट हुंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता है तुसीं आवाज़ उठा सकते
ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, MLAs ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਹਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ 3-3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CID ਦੇ ਥਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ, ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਫਸਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ प्लीज एक मैं आपका मुकदमा सुनाने से पहले थोड़ा सा चलना चल रहा है, बात करना चाहता हूँ। आज के हमारे अदालत जनता की आमने सामने शो की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि हमारे दाना पानी के जाते हैं, इसलिए इनको माइक हैंड ओवर किया जाए कि आज के हमारे मेजर साहब के अंदर, दिल के अंदर कौन सी बातें ऐसे हैं जो अभी तक कहना चाहते हैं वो कह नहीं रहे हैं। आज वो ही मौका इनको दिया जाता है। सरदार मेजर सिंह जी। अदालत जनता की ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਏ ਰੂਬਰੂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ कार्रवाई जरूर करवाई जाए। जी, आज का हमारा फैसला सुनने के लिए सबके दिलों की धड़कन तेज होने जा रही है। आइए सुनते हैं कि आज का आखिरकार फैसला कौन सा है, कि मंत्री साहब पे केस चलेगा, सजा होगी या फिर बाइज्जत बरी होंगे। आपका अपना इसके सुना हमारे जज साहब अनिल वर्मा जी, आप अपना फैसला। हेलो, बिल्कुल ठीक है। देखो, सरकार कहते हुए ऑफिसर्स ਨੂੰ और स्टाफ ਨੂੰ, गवर्नमेंट स्टाफ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੋਚ ਆ
मैं कभी भी दूसरे की लकीर नहीं बढ़ाने पर विश्वास करता, अपनी लकीर को ਵੱਡਾ करो। जे डिसिपलिन होएगा गवर्नमेंट स्टाफ के डेडिकेशन होएगी और कंपीटिशन करने की आदत होएगी, तो फिर ही आप स्कूलों में सुधार पावांगे, फिर ही असी हॉस्पिटलों में सुधार पावांगे, फिर असी तहसीलों में सुधार पावांगे। जी एक साढ़े वक्ता बड़े रिस्पैक्टेबल है, हुणे मैं दस्सिया मेजर सिंह जी, उन्होंने जी गल की है बिल्कुल ठीक है। ये बारे गवर्नमेंट को अगर कोई सख्त एक्शन भी लेने पैंदे तो लेने चाहिए आ, पब्लिक तुहाडे नाल आ। बाकी अज के मुकदमे दे विच मैं तुहानूं बाइज्जत बरी भी करदा और नाल मैं ये भी गल कहना, तुसीं होर दुगनी ताकत दे नाल काम करो, सिर्फ जलंधर का नहीं सारे पंजाब का भला करो। क्योंकि टाइम तुहाडे कोल पूरा 1.5 साल का टाइम, 1.5 साल के विच तुसीं और एक मतलब लास्ट टिप दे देना, ज़्यादा हम स्कीमां ना चुको, सिर्फ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक एक मेजर प्रॉब्लम चक लो, वायदा कर लो भी एक कंप्लीट करनी है 1.5 साल, ताकि लोगों को याद रहे भी अखीरले टाइम जिन्होंने आ किया साडा। ते उम्मीद करता भी लोग तुहाडे काम नूं प्रेज करनगे और तुहानूं दुबारा मौका भी धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से महेंद्र वर्ग के दिलों में खुशी की लहर, चेहरे पे लाली, बाइज्जत बरी के साथ आज का मुकदमा जय में मुकम्मल किया जाता है। मैं आपका अपना SK सक्सेना, अदालत जनता की आमने सामने। दोस्तों अगले चेहरे के साथ फिर लेके हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाजत दिए। मैं आपका अपना SK सक्सेना, आज तक आमने सामने।